जल्दी से क्लास 9 के बच्चे सारे आ जाओ जल्दी से, क्योंकि आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का रिवीजन लगा लेते हैं। और इस वीडियो को जो बच्चे एंड तक देखने वाले हैं उन बच्चों का एक भी क्वेश्चन ऐसे 2K पेपर में ना बने, ऐसा नहीं होने वाला है। सारे क्वेश्चंस बना करके आओगे, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग फोकस करने वाले हैं कि भैया टीचर किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में रखता है इस चैप्टर से। गुड, ये कोई बहुत बड़ा सेशन नहीं है, मिनी सेशन है, लेकिन इस मिनी सेशन के एंड में आपको बड़ा धमाका मिलेगा, आपका रिजल्ट बड़ा धमाका देगा आप लोगों को। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, और हम लोग शुरुआत यहां से करेंगे कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। बड़ा छोटा सा प्रश्न है बेटा, और चाहूंगी कि सारे लोग अपने आंसर्स को कमेंट्स में भरें। चलो ये बताओ बच्चा कि अगर आप लोगों को कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई घर बनाना है, तो आप लोगों को क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा आप लोगों को? मुझे कुछ लोगों के जवाब दिखाई दे रहे हैं, ईंटें, ब्रिक्स चाहिए होंगी मैडम जी, बिल्कुल सही। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती हैं, वैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, किसी इंडिविजुअल को बनाने के लिए, किसी ह्यूमन को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? सेल्स चाहिए होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग एंड सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? कह सकते हैं हम लोग। अगर किसी बिल्डिंग को बनाना है, ईंटें नहीं होंगी तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को बनाना है, सेल्स नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या मैं आगे बढ़ूं? अब होता क्या है, ये तो बात हो गई सेल की, ये तो बात हो गई सेल्स की। और बेटा एक सेल नहीं है बॉडी के अंदर, दो सेल्स नहीं है बॉडी के अंदर, अमीबा नहीं हो तुम लोग कि एक सेल को लेकर के पूरा जीवन व्यतीत कर दोगे। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। और होता क्या है वो बताऊं आप लोगों को? क्या होता है एक्चुअल में? देखो एक सेल है, वो जो एक सेल है, जैसे आप लोग जाते हो पहली दिन अपनी क्लास में गए, कोई कॉलेज में गया, कोई क्लास में गया पहले दिन, और आप लोग जो हैं कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद आप लोगों को दिखाई पड़ता है कि भाई इससे मेरे विचार, इससे मेरे थॉट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। तो आप लोग कल वापस से उन्हीं बच्चों के साथ जाकर बैठोगे, परसों वापस से उन्हीं बच्चों के साथ जाकर के बैठोगे। तो बेटा क्या हो रहा है? आप लोगों का उनसे बातचीत, इंटरेक्शन, बॉन्डिंग हो रहा है, सही है? तो वो उन लोगों का थोड़े टाइम बाद कॉलेज के अंदर एक ग्रुप बन जाएगा। वैसा ही होता है बिल्कुल बॉडी के अंदर। पता है क्या होता है कि जिन सेल्स को, जो सेल्स ये देखते हैं कि भाई मेरे विचार इससे मिल रहे हैं, ये जो काम करेगा ऐसा ही काम मुझे भी करना है, तो वो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ना चालू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ क्लस्टर्स बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। और ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक दूसरे के साथ क्लस्टर बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं टिश्यू। क्लियर? तो हमारे शरीर के अंदर टिश्यू भी हैं, वो टिश्यू पेपर वाला टिश्यू नहीं, टिश्यू यानी कि जब सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और मिल करके एक जैसा कोई काम करते हैं, क्योंकि उनके थॉट्स मिल रहे थे, वो लोग एक जैसा ही काम करना चाहते थे, तो जब वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं देन दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेटा टिश्यू। गुड। अब टिश्यू क्या करेंगे? टिश्यू क्या करेंगे बॉडी के अंदर? टिश्यू भी एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के साथ जुड़ जाएगा, और एक टिश्यू जब दूसरे टिश्यू के साथ जुड़ जाता है तो वहां पर ग्रुप ऑफ टिश्यूज बन जाते हैं, और उन्हीं को बच्चा क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्गन्स के नाम बोलो, क्या क्या है बॉडी के अंदर, कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है। मैं कमेंट्स में देखूंगी कि कितने बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं। कौन कौन सी ऑर्गन्स प्रेजेंट है बेटा? किडनी,
यस, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने किडनी सोचा, वेल डन। लिवर, यस, लिवर भी प्रेजेंट है। ब्रेन, यस, ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो ये सब क्या है? ये सब है ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स बने कैसे? जब टिश्यूज ने एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाया तो वो क्या बन गए? दे फॉर्म द ऑर्गन्स। समझ में आ गया? उसके बाद एक जो ऑर्गन होगा अपने जैसे कुछ और ऑर्गनों को लेकर के क्या बना देता है? अपना सिस्टम बना देता है, रोला कर देता है, रोला। ठीक है, तो ऑर्गन्स जब एक तरीके के काम को करने वाले जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम? जो कि पाचन क्रिया कराता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट कराता है बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे बेटा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ईसोफेगस भी आती है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, जो कि खाने को इस मुंह से, इस बक्कल कैविटी से तुम्हारे पेट के अंदर लेकर के जाती है। आगे ईसोफेगस के बाद एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिसको हम कहते हैं पेटू। गुड। उसके बाद हमारा उसी में प्रेजेंट होता है हमारा, उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंतों के अंदर, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। सही है? तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं अलग अलग, और इन सारे ऑर्गन्स ने मिलकर के क्या बना दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया ना ऑर्गन्स ने। क्या क्या? ईसोफेगस एक ऑर्गन है, स्टमक दूसरा ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन तीसरा ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन चौथा ऑर्गन है, और ये सब मिलकर के क्या बना दिए? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। तो इसी को क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? ऑर्गन सिस्टम। तो जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक बॉडी के अंदर जुड़ जाते हैं, रहते हैं, तो वो मिलकर के बना देते हैं एक ऑर्गेनिज्म, एक गुंजन मैम या एक कोई भी बच्चा। जैसे मेरी क्लास के बच्चों के नाम क्या थे? वाशु, उज्जवल। सो कोई भी एक बच्चा, इंडिविजुअल। गुड। सो सेल जुड़ करके क्या बनाया? टिश्यू जुड़ करके क्या बनाया? ऑर्गन जुड़ करके क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। और जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के नाम गिनाओ मुझे, सारे लोग कमेंट्स में जाकर के, कितने ऑर्गन सिस्टम, कितने अलग अलग तरीके के, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स तुम्हारी बॉडी के अंदर है इस वक्त, उनके नाम बताओ जल्दी। डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम है। यस, इतने सारे और भी बहुत सारे सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है हमारा एक पूरा पाथवे, पूरा साइकिल। ठीक है, आ गया समझ में? आगे चलूं तो ये जो हमारा सेल है, अगर ये सेल नहीं होता तो किसी भी इंडिविजुअल को बनाना संभव नहीं था। तो इस वजह से हम सेल को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोई बिल्डिंग नहीं होती अगर ईंटें नहीं होती, वैसे ही कोई लाइफ नहीं होती, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता अगर क्या नहीं होता? सेल नहीं होता। इतनी बात पल्ले पड़ गई होगी। क्वेश्चंस भी रखे हैं मैंने इस सेशन के अंदर, आप लोग सारे बच्चे मिलकर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिएगा, ताकि एंड में प्रिपरेशन में ऐसा लगे कि हाँ कुछ पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। देखो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग चलने वाले हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोग इसको जल्दी से बाइंड अप कर दें, क्योंकि पेपर हैं फैब के बीच में। गुड। तो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की अगर बात करें तो नंबर 1 डिस्कवरी जो आप लोगों को याद होनी चाहिए वो थी रॉबर्ट ब्राउन की। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या बोला? ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। देखो, किसी भी सेल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कोई भी सेल 3 इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर के बनता है। बताओ, मैंने पढ़ाया था
मैंने कंपोनेंट्स बताए थे आप लोगों को। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सेल के। कौन कौन से? देखो मैं यहां पर समझा रही हूं आप लोगों को। कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, कोई भी सेल 3 इंपॉर्टेंट चीजों को मिलकर के ही बनता है, उनसे ही मिलकर के बनता है। जैसे नंबर 1 चीज किसी भी सेल को बनाने के लिए जो चाहिए, जैसे ये है हमारा कोई सेल, और किसी भी सेल को बनाने के लिए नंबर 1 चीज जो चाहिए वो क्या होती है? उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री। और इस आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे आप लोग खेतों की तरफ निकल गए और वहां आप लोगों ने देखा कि बीच बीच में कुछ बाउंड्रीज बनी हुई हैं। अगर वो बाउंड्रीज वहां नहीं होती तो क्या बेटा आप लोग पता कर पाते कि ये खेत उनका है, ये खेत वाई का है, ये खेत जेड का है? बिल्कुल पता नहीं चलता। तो एक्स के खेत को वाई के खेत से और वाई के को जेड के खेत से कौन अलग करता है? वो बाउंड्रीज, वो मेड़े। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा सेल कौन सा है अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के ऊपर क्या ना प्रेजेंट होती? ये मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो एक सेल यहां पर प्रेजेंट है, दूसरा सेल यहां पर प्रेजेंट है। तो ये दोनों सेल अलग अलग कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की अपनी अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी वजह से तो हम कहेंगे कि भाई ये सेल नंबर 1 है और ये सेल नंबर 2 है। और रिवर्स करके भी बोल सकते हैं, वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2 है। गुड। अब देखो पहला कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई एक परत होती है, कवरिंग होती है, जो कि एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। इतना याद रखो फिलहाल के लिए। वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ये होते फलाना होती है, डिमका होती है, बाद में चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है किसी भी सेल के अंदर, वो होता है उसका लिक्विड पार्ट। बेटा क्या होता है? लिक्विड पार्ट। हर सेल के अंदर एक लिक्विड पार्ट भरा हुआ होता है। अभी मैं क्या कह रही थी, देखना, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होती तो क्या होता? ये जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है ये इस वाले सेल के लिक्विड के साथ यूं मिल जाता। तो फिर वहां पर ये पता नहीं चलता कि कौन सा सेल कौन सा है, कौन सा सेल कौन सा है। इस वजह से प्रभु ने दी तुम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये था कारण। सीधा सीधा लॉजिक, रटने की कोई जरूरत नहीं है, लॉजिक समझते चलो। ठीक है, तो यहां पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का बेटा, वो होता है हमारा क्या? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो अंदर भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पता चली, हर सेल के अंदर ये 3 चीजें प्रेजेंट होंगी ही होंगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, जैसे कंप्यूटर के पास होता है अपना दिमाग। क्या कहते हैं उसको? सीपीयू। जैसे हम लोगों के पास होता है अपना दिमाग, क्या कहते हैं उसको? ब्रेन। वैसे ही सेल के पास भी होता है अपना खुद का दिमाग, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसी भी सेल के बिल्कुल सेंटर में। तो मैंने यहां पर व्हाइट कलर से बना दिया है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। तो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है सेल का? न्यूक्लियस। 3 चीजें हैं। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है भाई ब्रेन ऑफ द सेल। ये जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी कारनामे होंगे इस सेल के अंदर, वो कौन रेगुलेट करेगा? न्यूक्लियस। तुम्हारे शरीर के अंदर कौन रेगुलेट करता है चीजों को? तुम्हारा ब्रेन। कंप्यूटर के अंदर कौन रेगुलेट करता है? सीपीयू। तो सेल के अंदर कौन रेगुलेट करेगा? न्यूक्लियस। गुड, इतना समझ में आ गया, कंपोनेंट समझ में आ गए। अब देखो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, डिस्कवरीज को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, हम लोगों को याद होना चाहिए। बेटा यही याद करके जाएंगे, अब भी याद करके जाएंगे, इसी सेशन के अंदर याद करके जाएंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में नंबर 1 रॉबर्ट ब्राउन। एक बार मेरे पीछे बोलो, रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने कौन से ईयर में अपनी डिस्कवरी दी थी? 1831।
और क्या डिस्कवर किया था वो लिखा हुआ है राइट साइड में, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है किसी सेल के अंदर, ये किसने बोला था सबसे पहले? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो पहली डिस्कवरी याद हो गई होगी। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कैसे पूछ लेगा आपसे एग्जाम के अंदर कि भैया किसने डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831, ठीक है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831। तो जवाब क्या दोगे? कमेंट्स में लिखो, क्या जवाब दोगे? रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 2 होगा बेटा, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 यही दे दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस डिस्कवरी का। क्या है कि 2 वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था स्क्लेडन एंड श्वान, दोनों दोस्त थे, ठीक है। तो स्क्लेडन एंड श्वान ने 1838 और 1839 में, वापस से मेरे साथ बोलो, यही याद करके जाना है। कौन कौन से थे? दो दोस्त कौन थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी? ऐसे याद करो, कौन थे 2 दोस्त? स्क्लेडन एंड श्वान। उनके नाम शुरू होते थे SS से, स्क्लेडन एंड श्वान। इन 1838 एंड 1839 उन्होंने सेल थ्योरी दी। अब सेल थ्योरी क्या थी वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझो किसने दी सेल थ्योरी। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? हु गेव द सेल थ्योरी इन 1838 एंड 1839? क्या लिखोगे? स्क्लेडन एंड श्वान। गुड। नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट है, पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने 1838 में बेटा प्रोटोप्लाज्म शब्द को कॉइन किया था। यह शब्द दिया था इन्होंने, प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे ने क्या किया था? ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। गुड। नंबर 4 की तरफ चलते हैं, यही याद करके जाना है, रुडोल्फ विर्चो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर 4 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद करके यहीं जाना है। नंबर 4 डिस्कवरी है सेल से रिलेटेड रुडोल्फ विर्चो की, रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में क्या किया? जो वो दोनों दोस्त, कौन दोनों दोस्त? स्क्लेडन एंड श्वान सेल थ्योरी दे करके गए थे, उसी को आगे विस्तार किया, उसका इन्होंने एक्सपेंड किया सेल थ्योरी को। क्लियर? वापस से एक बार यही याद करके जाना है जो जाना है। वापस से एक बार लेकर के चलते हैं इसको। नंबर 1 रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? गुड, उन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहली बार डिस्कवर किया। नंबर 2 सेल थ्योरी किसने दी सबसे पहले? स्क्लेडन एंड श्वान ने। वेल डन। नंबर 3 पुरकिंजे ने क्या योगदान दिया था? ही कॉइन्ड द टर्म क्या? न्यूक्लियस? नहीं, कौन सा? प्रोटोप्लाज्म। एंड नंबर 4 क्या है? रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया? रुडोल्फ विर्चो ने इन 1855 मैम ही एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। वेल डन। आगे चलते हैं बेटा। अब ये है आप लोगों के लिए छोटा सा लेट्स सॉल्व इट गेम। सो नाउ वी विल प्ले अ गेम। नाउ वी विल प्ले अ गेम। यहां पर 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगी और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा एंड यू गाइज विल बी फिलिंग द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। गुड। तो देखो, इन दोनों में से टफ सा जो है वो दूसरा वाला है। तो दूसरा वाला कौन सॉल्व करेगा? टफ कौन सॉल्व करता है? मैडम। तो मैं सॉल्व करूंगी और सिंपल सा मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, सो आप लोग सॉल्व करो। गुड। देखो, रॉबर्ट हुक ने क्या किया ये आप लोग बताओ जल्दी से। आप लोगों का पहले मैं सॉल्व कर देती हूं, देन आप लोगों के लिए टाइमर स्टार्ट करेंगे। मैं सॉल्व कर देती हूं अपने वाला, और मेरे वाला कौन सा है? सेकंड वन। क्या लिखा हुआ है गेम के अंदर? मुझे थोड़ा सा क्लू दिया हुआ है। क्या क्लू दिया हुआ है मुझे? डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पोन्ड वाटर। पोन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया था? मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, शायद ल्यूवेनहॉक ने किया था, राइट। तो मेरा आंसर जाएगा, क्या लिखूंगी मैं यहां पर? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक।
गुड। अब आप लोगों की बारी है और आप लोगों को यहां पर डिस्कवरर का नाम लिखा हुआ है। आप लोगों को यह बताना है सिंपल सिंपल बेटा कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवरी की थी। तो आप लोगों को जल्दी से मैं दे रही हूं, चलो 1 मिनट, पूरा 1 मिनट में आप लोगों को दे रही हूं। 2012 हो रहे हैं, आप लोगों को जल्दी से 2112 तक अपना आंसर फिल कर देना है। गुड। तो देखो डिस्कवरर आपको दिया हुआ है, आप लोगों को डिस्कवरी लिखनी है। रॉबर्ट हुक ने 1865 में क्या किया था? जल्दी से आंसर्स को कमेंट्स में लिखो, फिर मैं देखूंगी जिन लोगों के भी आंसर सही होंगे सबको पिन अप किया जाएगा एंड आई विल सेंड यू अ हार्ट। गुड, जल्दी से। कुछ ही टाइम है आप लोगों के पास, 2112 पर टाइम ओवर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1865 में क्या डिस्कवर किया था? लेट्स सी हु विल विन, you or me? एंड केवल आप लोगों के पास 12 सेकंड बचने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्टॉप। जिन लोगों के भी आंसर सही होंगे उन सबको पिन अप किया जाएगा और यहां पर मैं इसको छोड़ करके जा रही हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा होमवर्क की फॉर्म में इसको सॉल्व कर सके। रॉबर्ट हुक का काम आप लोग करेंगे, मैंने अपना काम कर दिया है। और क्या काम किया था मैंने, यहीं पर याद करके जाओ बेटा इसको। मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था कि फ्री लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन लीवनहॉक ने। तो याद करो एक बार, किसने डिस्कवर किया था लिविंग सेल्स को तालाब के अंदर? एंटोन वॉन लीवनहॉक ने। चलें आगे, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको अपने आप सॉल्व करके मुझे आंसर्स देंगे कमेंट्स के अंदर। ये हो गया हमारा डिस्कवरीज वाला पार्ट। सही है, बेसिक समझ में आ गया। सेल क्या होता है? सेल जो है वो किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी के अंदर, सेल से लेकर के ऑर्गेनिज्म तक हायरार्की क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिस्कवरी क्या होती है। ठीक है, ब्रीफ कर लेंगे, बाद में समरी लिखेंगे एक छोटी सी। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और वो क्या है? सेल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से आने वाला है पेपर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर में अगर कुछ है तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इसको लिख लो, वेरी वेरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सीधा सीधा आप लोगों को, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैंने देखा था कि सेल थ्योरी में बड़े ही कंफ्यूज होते हैं लोग। कंफ्यूज होने वाली बात कुछ नहीं है, सीधा सीधा पढ़ना है। देखो हम लोग पीछे डिस्कवरीज में पढ़ के आए हैं, आंसर्स वापस से आप लोग मुझे देंगे। सेल थ्योरी 1838 में और 1839 में कौन से दो दोस्तों ने दी थी? यस, स्क्लेडन एंड श्वान। गुड, ये याद हो गई। फिर 1855 में वो कौन विद्वान वैज्ञानिक हुआ जिसने उस सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया? रुडोल्फ विर्चो। गुड, वेल डन, इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि स्क्लेडन ने, श्वान ने क्या बोला और रुडोल्फ विर्चो ने उसमें क्या ऐड किया। गुड, तो देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है, पहली लाइन क्या लिखी हुई है? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय 2 बायोलॉजिस्ट। देखो जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, वी कॉल देम बायोलॉजिस्ट। सही है, जैसे जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स के ऊपर काम करते हैं, वी कॉल देम मैथमेटिशियन। सही है, जो लोग जूलॉजी पढ़ते हैं, वी कॉल देम जूलॉजिस्ट। राइट, जो लोग साइंस पढ़ते हैं, वी कॉल देम साइंटिस्ट। तो इन द सेम वे जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पर काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम बायोलॉजिस्ट। तो ये जो दो व्यक्ति थे, ये बायोलॉजिस्ट थे। कौन कौन? स्क्लेडन एंड श्वान, इन 1838 एंड 1839 रिस्पेक्टिवली। गुड, इन्होंने अपनी थ्योरी दी और उस थ्योरी के मुताबिक नंबर 1 चीज यहीं पर याद करके जानी है। इन्होंने क्या बोला, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, क्या बोला था? देखो स्क्लेडन एंड श्वान का
गुंजन मैम वर्जन ये होगा कि जैसे मैं क्या समझाती हूं आप लोगों को कि बेटा किसी मकान को, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए अपन लोगों को क्या चाहिए होगा, ईंटें चाहिए होंगी। उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, सेल। तो यही बोला था हमारे स्क्लेडन और श्वान ने। क्या बोला था? इन्होंने बोला था जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इसका मतलब सीधा सीधा लिविंग ऑर्गेनिज्म से है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सही है। तो इसका सेल थ्योरी का, स्क्लेडन एंड श्वान की सेल थ्योरी का गुंजन मैम वर्जन क्या होगा? गुंजन मैम वर्जन होगा बेटा जिस तरीके से मकान को बनाने के लिए चाहिए होंगी ईंटें, उसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए चाहिए होंगे सेल्स। तो स्क्लेडन और श्वान ने क्या बोला कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। समझ में आ गई? अब देखो, तो इन्होंने क्या बोला, एक तरीके से इन्होंने ये बोला कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब सीधा सीधा ये है, बिल्डिंग बना लोगे अगर मैं ईंटें ना दूं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना लोगे, कोई लाइफ को बना लोगे अगर सेल ना हो, नहीं। तो यही बोला था सेम किसने? स्क्लेडन एंड श्वान ने। क्या बोला था? गुंजन मैम वर्जन भी करके नोट बना लो, इसका नोट बना लो। ब्रिक्स किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए चाहिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए चाहिए। इसका मतलब नो ब्रिक्स नो बिल्डिंग। अगर ब्रिक नहीं है तो कोई बिल्डिंग नहीं है। उसी तरीके से सेल अगर होंगे तो कोई लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। और अगर कोई सेल नहीं है, नो सेल, इसका मतलब नो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये है इसका गुंजन मैम वर्जन। क्या कि जैसे मकान को बनाने के लिए चाहिए ईंटें, इफ देयर इज नो ब्रिक देयर विल बी नो बिल्डिंग। इन द सेम मैनर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए चाहिए सेल। इफ देयर इज नो सेल देयर विल बी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईदर प्लांट और एनिमल। गुड, समझ में आ गया। लेकिन इन्होंने ये तो बोल दिया और तुम्हारी मैडम ने भी ये बोल दिया कि बेटा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए। लेकिन ये सेल आते कहां से हैं? तो ये रह गई थी कमी किसके अंदर? स्क्लेडन एंड श्वान की सेल थ्योरी के अंदर। तो इस कमी को पूरा किया हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक ने, और जिनका नाम क्या था बेटा? मैं सारा इरेज कर देती हूं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। उतना समझ में आ गया, आगे बढ़ें। देखो, उसके बाद आए हमारे विर्चो, और इनको पूरा नाम देते हैं हम लोग। क्या नाम था इनका? पूरा लिखो, रुडोल्फ विर्चो। जैसे मुझे अगर शर्मा बोलोगे मैं अपसेट हो जाऊंगी, मुझे पूरा नाम चाहिए मेरा लाइक गुंजन शर्मा, सो वैसे ही विर्चो नाराज हो जाएंगे। सो विर्चो का पूरा नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। इन 1855 उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि भैया स्क्लेडन एंड श्वान, तुम लोगों ने ये तो बोल दिया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो बनता है तो क्या चाहिए? सेल चाहिए। लेकिन ये सेल आते कहां से हैं? तो विर्चो ने कहा कि जो सेल्स आते हैं वो आते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। जैसे आप लोगों की बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो बेटा कहां से आए हैं? आपके पेरेंट्स के अंदर से, आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं। सही है। तो आपके पेरेंट्स के सेल को विर्चो ने क्या बोला? प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब क्या है? पहले। एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से है दुनिया में, उन सेल से ही कोई नया सेल बन सकता है। जैसे आपके सेल्स बिल्कुल नहीं बनते अगर आपके पेरेंट्स के सेल नहीं होते।
गुड। तो इसका गुंजन मैम वर्जन क्या होगा रुडोल्फ की थ्योरी का? रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी का गुंजन मैम वर्जन होगा कि अगर पेरेंट्स के सेल्स नहीं होते तो आप लोगों के सेल्स नहीं बनते, क्योंकि सेल्स कहां से आते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। गुड। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री का मतलब पहले से, एग्जिस्टिंग का मतलब जो है दुनिया में। गुड। इसको बोला रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं वापस से लिख रही हूं ऐसे 2K पेपर के लिए दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आगे चलूं और आगे चल करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नथिंग। पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज नथिंग। सो आई वुड लाइक टू चेक योर नॉलेज बेटा, आप लोगों की और खुद की दोनों की नॉलेज चेक कर लेते हैं, नॉट माइंड बट योर्स डेफिनेटली। गुड। तो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए यहां पर आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन के एंड में जिन्होंने भी बढ़िया बढ़िया आंसर दिए उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा पिन अप कॉमेंट्स के अंदर। उन लोगों को भेजा जाएगा मेरी तरफ से अ सिंपल प्योर हार्ट। गुड। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने दी थी सेल थ्योरी? दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो और मुझे ये बताओ कि सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? मैं ईयर्स लिख देती हूं यहां पर। 1838 एंड 1839 में वो कौन से प्रभु थे, वो कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से महापुरुष थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी? तो यहां पर देखना कैसे सॉल्व करते हैं। हुक ने क्या किया था? हुक ने दिया था सेल डिस्कवर किया था। हेकल है नहीं, विर्चो जो थी उन्होंने उसको एक्सपेंड किया था। तो सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी? स्क्लेडेन एंड श्वान ने। आ गया। जिन लोगों का भी आंसर बढ़िया था, बहुत बढ़िया, शाबाश, अपने आप को पैट कर लो मेरी तरफ से, वेल डन। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेटेड बाय। ये किसने बोला कि भैया जो सेल होगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगा। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब अभी मैं क्या बोल रही थी? आपके पेरेंट्स के सेल, कि आपके सेल आपके पेरेंट के सेल से आएंगे। ये कौन बोला था? स्क्लेडेन एंड श्वान? ना। हुक ने तो सेल दिया था, स्क्लेडेन एंड श्वान ने तो कुछ और बोला था, राइट? पुरकिंजे? ना, बिल्कुल ना। तो कौन थे? विर्चो। इनका पूरा नाम क्या है? रुडोल्फ विर्चो। कौन सा ईयर था बच्चा? इन 1855। गुड। जिन लोगों के भी दोनों आंसर सही हैं, बहुत बढ़िया। गुड। आगे की तरफ चल लेते हैं एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स बेटा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो, सेल होती है दो तरीके की, तो मैं यहीं पर थोड़ा लिखने की कोशिश करती हूं। हमारी जो सेल्स होती हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन सी? नंबर 1 इज prokaryotic cell and number 2 is eukaryotic cell। अब समझते जाना यहां पर देखना इधर। प्रोकैरियोटिक के अंदर 2 शब्द हैं, प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। डर के भागना नहीं है, यहीं बने रहो। एंड में सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस वाले चैप्टर से, यहीं थोड़ा सा और कष्ट झेल लो। देखो, लड़ना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोगों को ये लगता है, क्लास 9th में हो, अभी क्लास 10th में भी आओगे, और अगर ये लगता है कि भाई शॉर्टकट होता है कुछ, तो शॉर्टकट जैसा एज सच कुछ नहीं होता है। आज तक जितने भी लोग, जिन लोगों को हम याद रखते हैं, जिन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, जिन लोगों के इतिहास लिखे गए हैं, उन सब ने अपने जीवन में काम किया था। सो एक्चुअल में सक्सेस का कोई शॉर्टकट है नहीं बेटा। अगर तुम लोगों को सही में कुछ करना है, सिर्फ उसका एक तरीका है
केवल एक तरीका, कीप योर हेड डाउन एंड वर्क जो भी तुम चाहते हो उसकी तरफ। बस ये तरीका है, सीधी बात है, सटीक बात है। गांठ बांध करके रख लो। मोटिवेशन देखोगे 2 मिनट के लिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत बढ़िया अनुभूति होती है। उसके बाद सब राख। तो मोटिवेशन जैसा एज सच कुछ नहीं है। अगर सही में कुछ चाहिए ना तो काम को तब भी करो जब तुम लोगों का मन नहीं कर रहा है, और ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। मेरे से आकर के पूछो, मैडम जी तुम्हारा पढ़ाने का मन करता है? नहीं, कभी कभी करता है। तो क्या अगर मैं कभी कभी तुम लोगों को पढ़ाऊं या कभी कभी स्कूल जाऊं पढ़ाने के लिए तो काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। बट आई टेक माई जॉब सीरियसली एंड दैट्स व्हाई आई गो देयर एवरी डे, राइट। इन द सेम वे अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए, आप लोगों को वाकई में कुछ चाहिए जीवन में, देन वेक अप एवरी डे। आप लोगों को हर रोज काम करना पड़ेगा उस गोल की तरफ जो आपको चाहिए। मन नहीं कर रहा, प्रेशर फील हो रहा है, आज दांत टूट गया, दर्द हो रहा है, लीव ऑल योर एक्सक्यूजेस असाइड एंड वॉक। ये एक तरीका है जीतने का। चलें आगे, आप चलें। तो देखो सेल्स होते हैं 2 तरीके के। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, बेटा नंबर 2 होते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एंड मैं कोई वो स्पीकर वगैरह नहीं हूं, ट्रस्ट मी, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एक्चुअल में। सो तुम लोग ज़्यादा, और मैं ऐसा भी नहीं है कि लाइक आई बिलीव कि कोई इंसान को अगर कुछ बोलो देन दैट पर्सन इज गोइंग टू चेंज, बिल्कुल नहीं। किसी का जो मूल व्यक्तित्व होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता है। सो आई बिलीव इन दैट। गुड। तो मैं तो आप लोगों को बोल रही थी कि सब लोगों को ही ऐसा लगता है कि ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, साइड में छोड़ो, लेकिन एक्चुअल में वो तरीका है ही नहीं। तरीका ये होता है, आप लोग बाद में समझोगे ये, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि बेटा किसी का मन नहीं करता वो काम करने के लिए, टॉपर से जाकर के पूछ लो, उसका भी मन नहीं करता, लेकिन वो कर रहा होता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए अपने जीवन में, राइट। एंड डोंट कंसिडर मी एनी मोटिवेशनल स्पीकर बिकॉज आई एम नॉट द वन। गुड। सो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। वो सेल जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन, ऋषियों मुनियों वाला टाइम। मतलब जब पृथ्वी बन रही थी तब ये सेल सबसे पहले दुनिया में आए थे और इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि इतना बढ़िया दिमाग नहीं है, थोड़े से कम बुद्धि वाले हैं। कौन? प्रोकैरियोटिक सेल। तो जब दुनिया बन रही थी तो सबसे पहले कौन आया था? बैक्टीरिया आया था। और जब बैक्टीरिया आया था तो उन्हीं के सेलों में होंगे ये प्रोकैरियोटिक सेल। हमारे अंदर थोड़ी ना, हम तो बाद में आए। तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर तो वो सेल है जिनका दिमाग हमसे भी, हमारे दिमाग से ज्यादा तेज चलता है। गुड। तो हमारी बॉडी के अंदर है प्रोकैरियोटिक सेल नहीं, यूकैरियोटिक सेल जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहला टाइप क्या है सेल्स का? प्रोकैरियोटिक सेल। और ये कौन से हैं? प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि भैया नॉट अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। कौन कौन ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं? ह्यूमन नहीं है। केवल कौन कौन है? आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, प्राचीन बैक्टीरिया, क्योंकि ये तभी थे, तभी वो आए। गुड। दूसरे होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल। अब देखो यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू, ट्रू मतलब वेल डेवलप्ड। ट्रू जो सत्य है, जो सच है, और सच केवल एक है कि भाई ये है, जो है वही केवल सच है, ठीक है। जो है वही केवल सच है। तो यूकैरियोटिक भी वही है कि ये सच है। तो यू मतलब ट्रू और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। ये वो लोग हैं, ये वो सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस बिल्कुल सीपीयू, जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, उनके जो सीपीयू होते होंगे, आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। सो उनके जो सीपीयू होते होंगे ना, उनके सीपीयू जैसा ब्रेन रखता है ये कौन सा सेल? यूकैरियोटिक सेल। काहे को? क्योंकि उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स वी कॉल इट ट्रू न्यूक्लियस। गुड। तो 2 तरीके के होते हैं सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। किस तरीके का है? नंबर 1
is prokaryotic cell and number 2 is eukaryotic cell. अब सीधा सीधा पढ़ते जाते हैं. देखो नंबर 1 बहुत जल्दी से इसको रिवीजन करते हैं क्योंकि आगे हम लोगों को क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और बहुत बड़ा सेशन नहीं करना है. सो जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ. जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं अगर उनको साइज के बेसिस पर देखें तो इनका जो साइज होता है ये छोटे होते हैं. They are smaller. They are generally smaller. They are generally smaller. यहीं पे पढ़ के जाना है, यहीं पर रिवीजन डालना है, यहीं याद करके जाना है. मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं होता, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं होता. तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल से कभी कभार नहीं, ज्यादातर टाइम लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. लिख लो, इससे बनता है लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इससे, लंबा क्वेश्चन. लगभग 5 नंबर पक्के वाला क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनता है. सो इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है. तो मेरे साथ ही तैयार करो. प्रोकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, प्रो और कैरियोटिक. प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस. तो ये वो सेल होते हैं जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है. उसी तरीके से यूकैरियोटिक के खाने में लिखना, क्या लिखना है कि यूकैरियोटिक टर्म इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स, 2 सब टर्म्स. नंबर 1 यू, नंबर 2 कैरियोटिक. यू का मतलब ट्रू, दैट मीन्स वेल डेवलप्ड, और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस. समझ में आगे बात, समझ में आगे बात. नंबर 1 पॉइंट लिख दोगे, भर दोगे कॉपी के अंदर, छाप दोगे. आगे चले आगे. सो नंबर 2 है हमारा साइज. तो अगर साइज को देखो ना, अगर यहां पर तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल रख दूं और यहां पर यूकैरियोटिक सेल रख दूं तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा छोटू सा सेल जो होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक, और यहां पर जो बड़ा सा सेल होगा साइज में दैट विल बी नोन एज यूकैरियोटिक सेल. तो साइज का अंतर होता है, साइज का अंतर होता है. क्या अंतर होता है? दे आर स्मॉलर, कौन? प्रोकैरियोटिक. दे आर लार्जर, कौन? यूकैरियोटिक. समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं. नंबर 3 पॉइंट जो कॉपी के अंदर छाप करके आओगे तुम लोग, वो है हमारा न्यूक्लियर रीजन. और क्या बोल रही थी मैं कि बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. तो इनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि भैया इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है. सही है. तो वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. एक चीज दिखाती हूं कुछ. लुक हियर बच्चा लोग देखो, दिस इज आवर सेल. अपन लोगों का सेल है ये. बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है. अब देखना इस न्यूक्लियस के, और देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है. हेरिडिटी वाले चैप्टर में देखोगे कि उसमें पढ़ते हैं हेरिडिटी क्या होती है, कि आप लोगों के माँ बाप के गुणों का आपके अंदर आ जाना, यानी माँ बाप का डीएनए आपके अंदर आ गया. अब बहुत सारे लोग सोचते हैं डीएनए कैसे आया, डीएनए था कहां? डीएनए सेल के अंदर ही था. सेल के अंदर कहां? न्यूक्लियस के अंदर. सही है. तो न्यूक्लियस के अंदर यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, यहां पर प्रेजेंट होता है डीएनए, और यही डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. हम क्या कहते हैं प्रोसेस को? हेरिडिटी. वो बात की बात है. इधर आओ, टॉपिक से भटको मत, इधर आ जाओ. मैं क्या समझा रही थी? मैं ये समझा रही थी सीधी बात कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल का, वो ऐसा दिखाई देता है. अब देखना इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन दिख रही है, कितने खलते हैं, कितने मेम्ब्रेन है, कितनी लेयर बनी हुई है. 2 लेयर हैं. तो ये कैसा कहलाएगा? दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली. डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली. गुड. सही है. तो इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर परत होती है. जैसे तुम लोग गए जलेबी खाने. अब तुम लोगों ने उससे जो भी जलेबी वाले अंकल बैठे थे उनसे कहा जलेबी दे दो. उन्होंने जलेबी तुम्हारे हाथ पे रख दी. सही है. अब जैसे तुम लोग हाथ पे लेकर के आ रहे हो जलेबी को, यहाँ जलेबी रखी है, तुम लोग हाथ पे लिए जा रहे हो आगे को, घर जा करके खाऊंगा, तो ऐसे लेकर के जा रहे हो. नीचे से आया बोलू कुत्ते ने जलेबी उठाई तुम लोगों की तरफ, तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसे बार किया तुम्हारी तरफ, भौंका तुम्हारी तरफ, और जलेबी को लेकर के भाग गया. एक आधा जलेबी जो बची थी ऊपर तक कौवा आया, काँव करता हो, वो उठा करके ले गया. क्यों हुआ ये? प्रोटेक्शन नहीं थी.
तुम लोग जलेबी को ऐसे लेकर के जा रहे थे, तो जलेबी को ऐसे नहीं लेकर के जाना है, उसको खलते में लपेट करके लाना है। इसी वजह से अंकल पहले ही खलते में लपेट करके देते हैं कि भैया कहीं भोलू कुत्ता जो है उसको भी जलेबियां बहुत पसंद होती हैं, और वो जो काग नाग होता है ना उसको भी जलेबियां बहुत पसंद होती हैं, जैसे ही दिखाई नहीं उड़ा कर ले जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए वो जो अंकल हैं ऑलरेडी एक कवरिंग बना करके देते हैं, एनवलप में रख करके देते हैं, खलता देते हैं तुम लोगों को। तो वैसे ही ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का काम क्या है कि भैया एनवलप है, एनवलप का काम क्या है कि कवरिंग दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। सही है। तो देखो यूकैरियोटिक सेल, ये मैंने यूकैरियोटिक सेल बनाया है या प्रोकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल। कैसे पता चला कि ये यूकैरियोटिक सेल है? क्योंकि मैडम इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। इसका मतलब ये क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। भर गई बात भेजे में, ठीक है। तो देखना यहां पर हम लोगों ने देखा कि भैया जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगी उसके अंदर तो डबल मेम्ब्रेन, क्या एक भी मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि अगर यूकैरियोटिक सेल को तुम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे लगा करके देखो तो वहां पर तुम लोगों को बढ़िया वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बीच में रखा हुआ दिखाई देगा, जिसके ऊपर क्या दिखाई देंगी, मेम्ब्रेन। और एक नहीं, दो मेम्ब्रेन। गुड। तीसरा पॉइंट लिख दोगे पेपर के अंदर, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, ये अलग आफत है, ये अलग आफत है। अब देखना मैं आपको क्या बता रही थी कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया इस डीएनए को थोड़ा सा खोल करके तो दिखा दो, प्लीज दिखा दो। तो जब तुम लोगों को, आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग विद्वान हो गए हैं, ठीक है, पढ़ के, तो आप लोगों ने क्या किया, डीएनए को लिया, उसको जब खोला तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है। और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं इनको क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम है ये। और इन्हीं क्रोमोसोम की ये जो बाजू हैं, दिख रही है बाजू, दिख रही होंगी बाजू, इन क्रोमोसोम की ये जो बाजुआं हैं, इन बाजुआं के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं जीन। सुनो इधर, देखो इधर, मेरे बालों का रंग है बिल्कुल काला, लेकिन बेटा हुआ कैसे काला, क्योंकि मैडम आपकी बॉडी के अंदर केराटिन प्रेजेंट है। केराटिन क्या है, केराटिन है बालों को काला रंग देने वाला प्रोटीन, सही है। अब मैं आप लोगों से कहूं कि बेटा ये प्रोटीन जादू से है, कहां से आ रहा है ये प्रोटीन, जो मेरे जितने भी नए बाल आते हैं वो भी काले हो जाते। तो आप लोग क्या बोलोगे, मैडम आपकी बॉडी के अंदर इस प्रोटीन को बनाने वाला एक जीन प्रेजेंट है। तो वही जो जीन है वो कहां प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। बेसिक सी बात ये समझ लो कि बेसिक सी बात ये समझ लो, इधर आओ, इधर आओ, बेसिक सी बात ये समझ लो। मैडम के बालों का रंग काला क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर है बालों को काला रंग देने वाला क्या, प्रोटीन, ठीक है। तो मेरा बॉडी के अंदर है प्रोटीन, क्लियर। ये जो प्रोटीन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है केराटिन। अब मैंने आप लोगों से पूछा बेटा ये केराटिन आ कहां से रहा है, जादू हो रहा है क्या शरीर के अंदर? नहीं, आप लोग बोले नहीं मैडम जादू नहीं हो रहा, ये प्रोटीन या फिर जितने भी प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं ना, उनको बनाने के लिए कोई ना कोई जीन है बॉडी के अंदर। क्या है, जीन, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गई। मैंने आपसे पूछा भाई जीन, मेरे शरीर के अंदर जीन कहां से आया, जीनी है क्या जो वो रब करते हैं और फिर जीनी आ जाता है, दैट काइंड ऑफ जीनी? आपने बोला ना ना ना, ये जीनी वो जीनी है जो कि डीएनए के ऊपर होता है। डीएनए को खोलोगे तो क्रोमोसोम दिखेंगे और क्रोमोसोम के ऊपर जो बाजू होती हैं उन पर प्रेजेंट होता है ये जीन। अब मैंने पूछा ये कहां से आया, तो आप लोगों ने बोला ये आपके पेरेंट्स से आया, सही है, ये आपके पेरेंट्स से आया। तो जीन कहां से आता है, जीन आता है फ्रॉम पेरेंट्स, क्लियर, डन 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 डन। आ गया एग्जाम्पल समझ में,
आ गया बच्चा लोग एग्जाम्पल समझ में? आगे चलूं आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और मैं आप लोगों को जो समझा रही थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जब क्वेश्चन नोटबुक के अंदर दिखाई दे, जब क्वेश्चन आप लोगों को पेपर के अंदर दिखाई दे, तो चौथा पॉइंट बना देना उसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया की सेल के अंदर केवल एक क्रोमोसोम होता है। Only one chromosome, single chromosome is present in the bacterial cell. लेकिन अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल को, यानी कि मैडम की सेल को देख लो, तो एक सेल के अंदर मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। चौथा पॉइंट लिख दोगे, याद हो रहा है कुछ? चलूं आगे चलूं, समझ में आ रहा है? तो देखो लास्ट पॉइंट जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब देखो कैसे, देखो सीधा फिफ्थ पॉइंट है ये, पांचवा पॉइंट बना करके लिखोगे। क्या है पॉइंट? कि भैया प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया भाई साहब की जो सेल होगी उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं मैम? आपने तो कोई जिक्र नहीं किया है, राइट? तो देखो कोई भी जो सेल होता है उसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाए मैडम ने आपको बताए, राइट? कौन कौन से थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि खेतों की मैड़ की तरह होती है, खेतों की बाउंड्री की तरह होती है। उसके बीच में भरा हुआ तो है सेल के अंदर लिक्विड पार्ट जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, सही है? और उस साइटोप्लाज्म के बीच में रखा हुआ होता है, सेल के बीच में रखा हुआ होता है उसका ब्रेन, एंड वी कॉल इट न्यूक्लियस। लेकिन क्या इतना ही चीजें प्रेजेंट होंगी किसी सेल के अंदर? ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना कि बेटा इतनी चीजें प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल नहीं। देखो मान लो ये तुम्हारा कोई सेल है, ठीक है? तो ये क्या है सेल की? ये है हमारी आउटर मोस्ट बाउंड्री, और आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा चीज क्या बताया मैंने? कि बीच में भरा हुआ होता है सेल के अंदर लिक्विड पार्ट, एंड व्हाट डू वी कॉल दैट लिक्विड पार्ट? वी कॉल इट साइटोप्लाज्म। उसके बाद अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि भैया बीच में उस सेल के, अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो उसके बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस, दिमाग, ये कहां जाएगा? सो दिस इज द न्यूक्लियस। क्या इतनी ही चीजें प्रेजेंट होती हैं किसी सेल के अंदर? अब ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। मुझे जा करके कमेंट्स में बताइए कि क्या सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर केवल इतनी सी चीजें होती हैं? क्या इन्हीं तीन चीजों से मिलकर के एक यूकैरियोटिक सेल बन जाता है? ना ना ना। तो फिर क्या होता है? इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेली मतलब पार्ट्स, ऑर्गन्स, किसके? सेल के। तो सेल के जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गेनेली होते हैं, वी कॉल देम सेल ऑर्गेनेली। और किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस क्या होता है? आप लोगों को कोई चीज खानी है, पापा के पास जाते, पापा पैसे दो ना, पापा प्लीज पैसे दो ना, राइट? वैसे ही जब इस सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और जब ये सेल बेचारा बहुत ज्यादा थक जाएगा तो ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा? यहीं पे कहीं। सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर प्रेजेंट होगा। बाकी की चीजें ऑर्गेनेल जो है, मान लो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? ये क्या है? रेड वाला माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए मैंने रेड साइन से रिप्रेजेंट किया है। डेंजर है भाई, डेंजर। माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे तुम लोगों को चीज ही खानी होती है, तुम लोगों को कोई नया बैग लेना होता है, तुम लोगों को कोई नया गैजेट लेना होता है, देन यू गो टू योर फादर and ask him for some money. Papa, please give me some money now. I want to purchase that. I want to buy it. Right? तो आपके पापा कहते हैं ले पैसे ले जा। तो आपके पापा ने आपको क्या दिया? पैसे दिए। वो क्या है? मनी, करेंसी। उससे जा करके आप सामान खरीद लेंगे। जब हमारे सेल के अंदर, इस सेल को जरूरत होगी, पैसा नहीं चलता बॉडी के अंदर, क्या चलता है? एनर्जी। तो जब इस सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अपने काम करने के लिए,
तो ये किसको बोलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि कहां प्रेजेंट है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या दे देगा सेल को? एटीपी, एनर्जी, भैया ले अपना काम कर ले। तो जैसे पापा ने पैसे दिए, मनी करेंसी है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी देगा, एनर्जी देगा एटीपी की फॉर्म में, इसलिए एटीपी को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एनर्जी करेंसी। अब यहीं पर एक और चीज सीखते जाओ, यहीं पर एक और चीज सीखते जाओ, यहीं पर सीख लो, इससे भी क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट बना लो, मेरे साथ लिख लो। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है एटीपी से, तो एटीपी को इंपॉर्टेंट मार्क करके और यहां पर एटीपी के बारे में 2-3 चीजें सीख लो। कभी कभार पूछ लेता है कि भैया एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? सो एटीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एटीपी एनर्जी करेंसी है सेल की। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी, CURR। ओके, लिखो वापस से मेरे साथ ही लिख लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इस लेक्चर के अंदर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इस लेक्चर के अंदर फालतू की बातें नहीं की जा रही हैं। वी आर ओनली फोकस्ड ऑन द गुड थिंग्स जो आप लोगों के पेपर के अंदर आने वाली हैं। सो बी फोकस्ड एंड ट्राई टू बी लिटिल मोर सीरियस इन द सेशन। गुड। तो देखो पहली चीज क्या है एटीपी के बारे में? एटीपी कौन बनाता है? कहां स्टोर होते हैं एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब सेल को जरूरत होगी एटीपी की, किसको बोलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसी कारण की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल। गुड, वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। गुड, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इसके अंदर, सेल के अंदर प्रोटीन्स भी तो चाहिए, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन कौन बनाएगा? न्यूक्लियस ना, बनाता है न्यूक्लियस, अपने प्रोटीन्स बनाता है। लेकिन प्रोटीन्स को बनाने के लिए एक अलग सैनिक तैयार किया है सेल ने। और क्या नाम है उस अलग सैनिक का? ये गोल 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 छोटे छोटे जो प्रेजेंट हैं, ये हैं वो सैनिक, जिनको हम क्या नाम देते हैं? राइबोसोम्स। तो हमारे सेल के अंदर जितने भर प्रोटीन्स बनेंगे वो कहां बनेंगे? मोस्टली प्रोटीन्स कहां बनेंगे? राइबोसोम के अंदर। दैट्स व्हाई राइबोसोम को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। किसकी? प्रोटीन की। तो वी कॉल इट प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। गुड। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होंगे? ये तो क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि भैया साइटोप्लाज्म में तो होंगे। सही है, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के अंदर। वन बाय वन सारे ऑर्गेनेलीज को क्लियर करते हैं। बट लेट मी टेक यू टू द स्लाइड जहां हम लोग कुछ पढ़ रहे थे। हम लोग यहां पर थे, लास्ट वाले पॉइंट पर थे। क्या लिख करके आओगे? 5th पॉइंट पेपर के अंदर अगर प्रोकैरियोटिक सेल वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई पड़े तो बारूद चला देना और 5th पॉइंट लिख करके आना। वहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। किन के अंदर नहीं होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। सो यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट, दे आर एब्सेंट। सही है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल को देखें, जैसे हम लोग अभी दिखा करके आए आप लोगों को कि भैया जब माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो उसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड हुआ, राइट। तो ये जो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क करके लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम राइटिंग इट अगेन। एंड किस में आएगा? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा। एंड कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। सो बी
prepared, be prepared. अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ है. now we will talk about what? now we will talk about cell organelles. हम लोग सेल के ऑर्गेनलीज के बारे में बात करेंगे वन बाय वन. सीधा सीधा देखते जाओ एंड एंड में आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेशन भी है जिसमें मैं पूछूंगी आप लोगों से कि भैया कितना आया तुम लोगों को, कुछ समझ में आया? तो समझ में कब पता चलता है कितना आया? जितने तुम क्वेश्चन बना लोगे. तो क्वेश्चन भी है एंड के अंदर, और आप लोग जितने भी क्वेश्चंस को बढ़िया आंसर कर पाए इसका मतलब आपका रिजल्ट उतना ही बढ़िया है. गुड, पढ़ते हैं आप लोग. तो ये हम बात कर रहे हैं अब सेल ऑर्गेनलीज की. देखो सेल ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और यहां पर क्योंकि हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं इसका, तो स्टार्ट कर लेते हैं. नाउ सबसे पहला है सेल वॉल. तो सेल वॉल सबसे पहला यहां पर नंबर 1 पार्ट में लिखा हुआ है ऑर्गेनली. ऑर्गेनली का नाम है. नंबर 2 कॉलम के अंदर लिखा हुआ है कि वेयर इट इज प्रेजेंट, कि भैया प्रेजेंट कहाँ होता है? प्लांट के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है, या फिर दोनों के अंदर होता है. नंबर 3 है कि काम क्या है उस ऑर्गेनली का, सेल के अंदर है क्यों. तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हमको थोड़ा सा पढ़ना है. नंबर 1 ऑर्गेनली है अपना सेल वॉल. सेल वॉल, वॉल क्या होती है? घर में दीवारें क्यों लगाते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, राइट? दे प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन. दैट्स व्हाई व्हाट डू वी like enclose ourselves inside the walls. गुड. तो सेल के अंदर वॉल लिखा हुआ है, सेल वॉल. तो सेल वॉल क्या है? कवरिंग है. कहां पाई जाती है? केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं होगी. सही है. फंक्शन क्या है? अभी मैं बता रही थी, स्ट्रेंथ देना. दीवारें क्या करती हैं? चोर घुस जाते हैं अगर दीवारें नहीं होती घर में. तो वैसे ही सेल वॉल जो होती है क्या करती है? ये गिव्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल. ताकत देती है, ठोस बनाती है. किसको? सेल को. गुड. नंबर 2 फंक्शन है इसका, अलाउ फ्री पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू इट. याद हो गया. नंबर 1 ऑर्गेनली क्या है? सेल वॉल. कैसे याद किया? दीवार से याद किया. दीवार क्या करती हैं घर की? दे प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द हाउस, टू द बिल्डिंग. अगर किसी घर के अंदर वॉल नहीं होंगी देन जो चोर लोग हैं, जो लुटेरे हैं, दे कैन कम इनसाइड द हाउस वेरी इजीली एंड वो लूट मचा सकते हैं. तो वैसे ही ये जो सेल वॉल होती है किसी सेल की, ये क्या करती है? प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल. एंड नंबर 2 इट अलाउ द फ्री पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स थ्रू इट. ठीक है. दरवाजों के अंदर क्या लगे हुए होते हैं? दरवाजों के अंदर गेट भी तो होते हैं, तभी तो तुम लोग बाहर निकल के जाते हो, और अंदर बाहर से भी तो कोई अंदर आता है. तो दीवार के अंदर ही क्या है? वॉल के अंदर ही लगे हुए होते हैं डोर, विंडो, और वो क्या करते हैं? वो पास कराने का काम करते हैं लोगों को, सामान को. तो वैसे ही सेल वॉल जो होती है सेल के अंदर, उसके 2 ही काम है जो तुम्हारी वॉल के काम है. वही 2 काम है उनके. कौन कौन से? नंबर 1 स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, रिजिडिटी ठोसता प्रोवाइड करना बिल्डिंग को और सेल को, और नंबर 2 है आवागमन कराना. तो वॉल के अंदर लगी हुई होती हैं डोर्स, विंडोज, एंड क्या करती हैं वो? उससे ही आप लोग बाहर जाते हो, सामान लेकर के आते हो, फिर सामान को बाहर फेंकने जाते हो, जो वेस्ट होता है. वही काम है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद ये रखनी है कि बेटा जो सेल वॉल होती है ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होती. अगर अपने कोई सेल को निकाल करके देखोगे, या मेरा भी कोई सेल निकाल करके देखोगे, तो उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं है. गुड. चलो आगे. दूसरा है हमारा सेल मेम्ब्रेन. दूसरा ऑर्गेनली है, ऑर्गन है, पार्ट है, कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन. और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कोई भी हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है. अब मैं आप लोगों को दिखाती हूं इसको. लेट मी शो यू देन वी विल मूव. देखो इधर स्क्रीन पर देखो. मान लो ये वाला है हमारा कोई प्लांट सेल. ठीक है. तो प्लांट सेल के ऊपर ये हमारी क्या है? येलो वाली क्या है? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. ये है हमारा प्लांट सेल. मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज प्लांट सेल. वैसे ही ये वाला क्या है बेटा? दिस इज द एनिमल सेल.
गुड, दिस इज द एनिमल सेल बच्चा। अब इसकी भी ये क्या है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि एनिमल सेल के ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और कुछ प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और खलता होता है, एक और कवरिंग होती है, ठोसता होती है, एंड वी कॉल इट सेल वॉल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्वेश्चन आएगा what is the difference between plant and animal cell? Then the first and the major difference between plant and animal cell is कि plant cell के अंदर cell wall is present and in the animal cell there is no cell wall. good. So cell membrane का number 1, cell membrane कुछ नहीं है, cell membrane plasma membrane ही। आप कंफ्यूज होकर के बैठ मत जाना वहां पर कि भैया अब cell membrane तो बता ही नहीं थी, क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो ही जाना, सही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है। सो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती। क्या करती है, क्या करते हैं तुम्हारे विंडो, क्या करता है तुम्हारा गेट? पैसेज अलाउ करता है सब्सटेंसेस के लिए, यानी कि सामान के लिए। घर से गाड़ी लेकर के जाने, किस में से लाओगे? उड़ा करके, ऐसे हवाई जहाज की तरह लैंडिंग करवाओगे नीचे? नहीं रे, क्या कैसे लेकर के जाओगे? गेट से लेकर के जाओगे, सही है। तो किसी भी सामान को अंदर लाना हो, किसी सामान को बाहर ले जाना हो, व्यक्ति को अंदर लाना हो, व्यक्ति को बाहर लेकर के जाना है, कौन करता है? गेट करता है, विंडो करता है। वैसे ही ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इसका भी यही काम है कि भैया बाउंड्री है तो जो भी सामान आया होगा छान करके वो कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो याद कर लो, अगर ऐसे भी याद ना हो ना, देखो तुम्हारे जो माँ साहब होते हैं ना, या फिर जो मैडम जी होती हैं, उन लोगों की भी पता होता है कि आप लोग बच्चे हैं। सो अगर कहीं आप लोग अटकते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई अंग्रेज तो नहीं है हम लोग, राइट, हमारी मदर टंग है हिंदी सीखते सीखते बड़े हुए हैं। सो अगर कहीं अटक जाते हो एंड यू डोंट नो हाउ टू राइट योर आंसर्स, हाउ टू राइट दैट आंसर, हाउ टू राइट द सेंटेंस, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस, कहीं पर अटक गए हो एंड यू डोंट नो हाउ टू डू इट, then you can choose English, हिंदी इंग्लिश को बना करके कंपाइल करके लिख दो, माँ साहब और मैडम जी नंबर जरूर देंगे। गुड, इतना कर लेना, सही है। सो नाउ देखो, चलूं आगे, बस थोड़ा सा और बने रहो, रो मत, थोड़ा सा जोर लगाओ। सो क्या करता है ये? इट रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस आउट और इन ऑफ द सेल, आउट एंड इन ऑफ द सेल, या फिर इन एंड आउट ऑफ द सेल। हो गया। नाउ आगे चलते हैं हम लोग अपने तीसरे ऑर्गेनेली की तरफ। और क्या था बेटा? राइबोसोम। अभी दिखा करके लाई थी कि जितना भी प्रोटीन बनेगा फैक्ट्री के अंदर बनता है। कपड़े की फैक्ट्री के अंदर कपड़ा बनता है, कॉटन की फैक्ट्री के अंदर कपास को बढ़िया मॉडिफाई किया जाता है, राइट। तो हर किसी की फैक्ट्री होती है। एटीपी की फैक्ट्री है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है, जमा हो जाता है। वैसे ही प्रोटीन जो बनता है किसी सेल के अंदर, वो कहां बनता है? राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, दोनों को प्रोटीन चाहिए। ऐसा थोड़ा ना एक को प्रोटीन चाहिए एक को प्रोटीन ना चाहिए, ना भाई। हमारे सेल कह देंगे ना कोई बात नहीं, राइबोसोम मत दो, अपना काम चल रहा है, प्रोटीन नहीं चाहिए अपने आप को, ना, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही प्लांट का सेल भी नहीं बोलेगा ना प्लीज राइबोसोम नहीं चाहिए, राइबोसोम प्लीज डोंट, वैसा वो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रोटीन उसको भी चाहिए, राइट, फॉर द सेम पर्पसेस और फॉर द सेम डिफरेंट पर्पसेस। गुड। तो समझने की बात यह है कि जो तीसरा ऑर्गेनेली है ना राइबोसोम, प्रोटीन की सबको जरूरत है, एनिमल को भी और प्लांट को भी, तो दोनों को चाहिए होता है बेटा। वेयर इट इज प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट होता है राइबोसोम? इन द एनिमल सेल एज वेल एज इन द प्लांट सेल। गुड। काम क्या करता है? क्या काम करता है? बताया तो था, प्रोटीन बनाता है। तो इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री और साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन यहां बनेगा। तो अगर मैं आप लोगों को अब पूछूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से अब पूछूं बेटा बता दो, प्लीज बता दो, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या है? राइबोसोम है। मैं पूछूं कि बेटा प्लांट सेल के अंदर स्ट्रेंथ कौन देता है? दीवार होती है क्या कोई? हाँ, दीवार होती है।
कौन सी दीवार होती? मैडम जी सेल वॉल होती है। तो ऐसे जवाब दिया करो मुझे, सही है। अब यहीं पर एक चीज और लिख लो कि जो राइबोसोम होते हैं ना बच्चा, राइबोसोम होते हैं, इनको हम एक और नाम देते हैं, वी कॉल देम प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम नोट बना करके लिख लो यहीं साइड में। ये जो पीडीएफ है ना, ये वाला जो पीडीएफ है, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है इसमें। अपने एग्जाम से पहले फोड़ करके चले जाना, एग्जाम में कुछ नहीं बचने वाला है, कुछ नहीं, बारूद ढेर हो जाएगा सब कुछ, राइट। सो ये बारूद है। सो ये जो बारूद है तुम लोगों को इसी वाले वीडियो के जो लिंक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर लिंक मिल जाएगा इसका, तो वहां से डाउनलोड कर लेना और पेपर के अंदर बारूद को लेकर के जाना साथ, राइट। और एग्जाम हॉल में मत लेकर के घुस जाना, बाहर छोड़ देना, राइट। तो राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री? प्रोटीन बना रही है तो प्रोटीन की फैक्ट्री। कपड़ा फैक्ट्री थोड़ी ना है, क्लॉथ फैक्ट्री थोड़ी ना लिख दोगे। सो राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन, लिख लो इसको, पूछ लेते हैं। राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। गुड। चलूं आगे। क्वेश्चन पूछेंगे यहां से, एक बार और रिवीजन में डालना हो डाल लो। मैं बढ़ रही हूं आगे, पीछे एक बार और रिवाइंड करके देख लो, बेशक मैं जा रही हूं आगे। नाउ द फोर्थ ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैं बोल रही थी कि तुम लोगों को कोई सामान चाहिए, जल्दी से पापा के पास जाते हो, पापा प्लीज पैसे दे दो। सेम सेल जो होता है उसको जब एनर्जी चाहिए होती है, उसको जब ये चाहिए होता है ना, तो वो कहता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक द फादर। माइटोकॉन्ड्रिया से बोलता है, भाई माइटोकॉन्ड्रिया बहुत थका हुआ हूं, प्लीज थोड़ी सी तो एनर्जी दे दे, क्योंकि मनी नहीं चलता ना, अंदर पैसा थोड़ी ना चलता है, 2 रुपए दे 3 रुपए दे ना, ये तो बाहर की दुनिया के लिए, एक्सटर्नल दुनिया के लिए है। अंदर जो पैसा चलता है वो है एटीपी। और एटीपी क्या है? एनर्जी वाला पैसा है। और कहां होता है वो एनर्जी वाला पैसा? बैंक कहां है? बैंक है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो एटीपी कहां स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बैंक कौन सा है एटीपी का? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आप फोर्थ ऑर्गेनेल को पढ़ते हैं एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसको मेरा भाई बोलता था मिटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। मिटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलना है, इसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है? प्लांट और एनिमल दोनों को। देखो जब प्रोटीन दोनों को चाहिए, पैसा सबको चाहिए, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी भी तो सबको चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सबके अंदर होता है, प्लांट के अंदर भी होगा, एनिमल के अंदर भी होगा, प्लांट की सेल के अंदर भी होगा, एनिमल की सेल के अंदर भी होगा। लेकिन एक जगह है जहां ये नहीं होता है, एक तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर नहीं होता। तो ये मैं लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ स्लाइड के अंदर, यहाँ पे लिख लो एंड बैक्टीरियल सेल, लिख लो, थोड़ा कष्ट कर लो अपने हाथों को, थोड़ा तो कष्ट दो, राइट। और दूसरा कहाँ एब्सेंट होता है? आरबीसी। तुम्हारी जो रेड ब्लड सेल हैं, रेड खून के कतरे वाली सेल हैं, उनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होता है। गुड। नाउ देखो माइटोकॉन्ड्रिया वेयर इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा। लेकिन कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है बेटा? एब्सेंट होता है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है, देखो ये भी पूछ लेता है कभी कभार के किसके अंदर कहां पर एब्सेंस होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो क्या लिखोगे? दैट इट इज एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल एंड इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। रेड ब्लड सेल और बैक्टीरियल सेल के अंदर इट इज कंप्लीटली एब्सेंट, अदरवाइज इट इज प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट सेल एज वेल एज इन द एनिमल सेल। काम क्या करता है? देखो नाम तो पूछ लिया, नाउ वी विल आस्क अबाउट द काम। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? सो माइटोकॉन्ड्रिया से बोलेंगे कि भाई तुम क्या करते हो, अपना भी तो काम बताओ। तो मैं इतनी देर से चीख कर बोल रही हूँ कि बेटा तुम लोगों को पैसा चाहिए, पापा के पास जाते हो, पापा पैसा दे देते हैं, सही है। वैसे ही सेल जो है बेचारे को एनर्जी खत्म हो गई है, एनर्जी चाहिए, तो वो किससे बोलेगा? मिटोकॉन्ड्रिया से बोलेगा कि मिटोकॉन्ड्रिया प्लीज एनर्जी दे दो। और मिटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? मिटोकॉन्ड्रिया इसको दे देगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है, वैसे जैसे रुपया क्या है? मनी करेंसी है। गुड। तो देखो एटीपी बना कैसे? अब क्वेश्चन आता है एटीपी बना कैसे? जो खाना खा रहे हो ना, दबा दब गपाओ गप,
इसी से बनता है एटीपी। तुम्हारा जब खाना जो है बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट होता है ना, लाइफ प्रोसेस पढ़ाऊंगी कभी, उसमें बताऊंगी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल तुम लोग खाते हो, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुम खाते हो ना, उसको तुम्हारा शरीर यूज करना ही नहीं जानता। तो तुम्हारा शरीर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है, बदल लेता है किसमें भाई। देखो सुनो इधर, अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे काम की नहीं है तो तुम क्या करते हो, क्या करते हो, रद्दी वाले को बुलाते हो, भैया इधर आ, ये ले जा और हमको क्या दे जा, पैसा, क्योंकि पैसा क्या है, अपने काम का है, ठीक है। तो जब तुम लोग जो भी खाना खाते हो, पिज्जा ईजा बर्गर सर्गर, कोई भी काम का नहीं है, कोई भी काम का नहीं है शरीर के लिए। तो शरीर क्या करता है, क्यों काम का नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है मेरा बच्चा, ये सब है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। ये सब क्या है मेरा बच्चा, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। और हमारा शरीर नहीं जानता है कि इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का क्या करना है, क्योंकि वो यूज करना नहीं जानता है। तो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, अपने यूज का बनाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को शरीर के अंदर मेरा बच्चा सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन मेरा बच्चा। डाइजेशन, पाचन कहते हैं ना, पेट पचा लेगा, खा जा तू, तो पेट पचा करके ये बनाता है। तो अंदर बन जाते हैं ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज, और ग्लूकोज 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 पहुंचते हैं सेल के पास। सेल क्या करती है, लेती है, पकड़ती है ग्लूकोज को, तो उससे बनाएंगे हम एनर्जी। तो एक ग्लूकोज से एक सेल एक बार में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाती है। और जब पैसे आते हैं, सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, पापा कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं सैलरी को जमा करने। गुड। तो सेम प्रोसेस हैपन्स, और सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। जब एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिल गए, बन गए, तो वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स को कहाँ स्टोर कर देता है सेल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब सेल को एनर्जी होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया से बोलेगा प्लीज 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 गिव मी सम एनर्जी, देन माइटोकॉन्ड्रिया विल गिव द सेल सम एनर्जी। दैट्स हाउ इट टेक्स प्लेस। गुड। So ATP is what? ATP is energy currency. ATP is energy currency. Now, synthesis for respiratory pathway, और respiration होता है जिसके अंत में क्या बन जाता है, ATP. Now, एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं की जा सकती है, तो वो लिख लो, नोट बना लो, और नोट बना करके लिख लो बेटा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पूछूंगी बाद में, बहुत पिटाई लगेगा तुम लोगों का, बहुत। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल मेरा बच्चा। काय को पावर हाउस, एटीपी बन रहा है, that's why we call it powerhouse. Now we will move to the fifth organelle, that is Golgi bodies. Golgi bodies, where it is present, it is present, दोनों को चाहिए, क्योंकि दोनों को ही एंजाइम भी चाहिए, हार्मोन भी चाहिए। कहाँ बनेगा, गोल्जाई के अंदर। सिक्रीट कहां से होगा, जब बन गोल्जाई के अंदर रहा है तो निकलेगा भी वहां से। तो देखो, हार्मोन और एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम दोनों को चाहिए, दोनों को, प्लांट को भी चाहिए, एनिमल को भी चाहिए, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनो, गोल्जाई जो है, गोल्जाई अपैरेटस, ये भी प्रेजेंट होता है कहां, प्लांट की सेल के अंदर, एनिमल की सेल के अंदर, क्योंकि दोनों को ही हार्मोन चाहिए, दोनों को ही एंजाइम चाहिए। तो क्या बना रहा है ये, हार्मोन और एंजाइम। सो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम इज डन बाय गोल्जाई अपैरेटस। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ ऑर्गेनेली, एंड दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना बेटा, ये एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। ज्यादातर सारी एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ही प्लांट सेल्स होती हैं मेरा बच्चा जिनके अंदर ये पाए जाते हैं। समझ में आया बेटा, समझ में आया। नाउ क्या काम करते हैं, देखना, तुम लोग लेटे हुए हो, तुम्हारे आसपास क्या कुछ भी नहीं है क्या, नहीं, बहुत सारे पैथोजेंस प्रेजेंट हैं। और जब वो पैथोजेंस क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, जो आपके अंदर अगर जाएंगे तो आपको बीमार कर देंगे। पता है क्या होता है, सेल जो होती हैं हमारी शरीर के अंदर, योद्धा प्रेजेंट है, क्लास 10th में पढ़ेंगे, योद्धा प्रेजेंट है, वो उसको पकड़ेंगे, पैथोजन को, और पकड़ करके सेल के अंदर डाल देंगे, और सेल उसको कहाँ ले जाएगी, इस लाइसोसोम के अंदर। काल कोठरी है सेल की, इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, कुतर जाएंगे।
किसको? उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजन को। समझ में आया? तो लाइसोसोम का काम क्या होता है? जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम्हारे अंदर कोई सेल है जो बेकार हो गई है, या फिर सेल के अंदर कोई ऐसा चीज है, कचरा है जो बेकार है। तो ये बताओ, तुम लोग चिप्स लेकर आए, तुम लोगों ने 5-6 चिप्स के पैकेट उड़ा दिए, तो तुम लोग चिप्स तो खा गए उसके अंदर की, लेकिन चिप्स का पैकेट को अगर तुम लोग क्लास में ही ढेर बनाते रहो तो क्या होगा? गार्बेज। क्लास नहीं रहेगी, वो एक बन जाएगा कचरा घर। तो तुम लोगों की क्लास कचरा घर ना बन जाए, उसके लिए क्या करते हो? डस्टबिन में जाते हो, फेंक करके आते हो उसको। सही है? तो तुम्हारा जो शरीर है ना, उसको भी पता है कि कचरा नहीं रखना है अंदर। तो तुम्हारा जो शरीर है वो क्या करता है बेटा? वो जितना भी डेब्रिस होता है, क्या बोल रही हूं मैं? डेब्रिस, सेल डेब्रिस होता है, उस सारे सेल डेब्रिस को, यानी कि सेल का जितना भी कचरा बनता है, सेल लिविंग है, कचरा तो प्रोड्यूस करेगा, और जो भी कचरा बनेगा उसको सेल कहां भेज देती है? जा लाइसोसोम के अंदर। काल कोठरी है, और जो पहुंच गया ना इसके अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, एसिड भरा हुआ होता है, और अगर एसिड से भी कोई बच गया ना तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ज़ॉम्बीज। और उन ज़ॉम्बीज का नाम क्या होता है? उन ज़ॉम्बीज का नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। खा जाते हैं वो उसको, उस डेब्रिस को। तो यहां पर क्या है लाइसोसोम? देखो यहां पर एक और पॉइंट नोट करके चलो। यहां पर ये तो समझ में आ गया होगा, आई नो, मैंने क्लास में भी कई दफे आप लोगों को समझाया था, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया था। लेकिन फिर भी बिकॉज वी आर बूस्टिंग आवर प्रिपरेशन टुडे, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइज एवरीथिंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइज एवरीथिंग, एवरी सिंगल टॉपिक। सो यहां पर नोट में एक और चीज लिख लो, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग से निकल जाती हैं चीजें। यहां पर लिखो कि ये जो लाइसोसोम्स होते हैं मेरा बच्चा, इन लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। फट गया ना, सेल के अंदर ही है, कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। फट गया ना अगर गलती से, पूरा सेल गया, और एक सेल नहीं, आसपास के जितने भर सेल हैं सब गए। इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। सही है? जैसे नरोरा पावर स्टेशन बिजली बना रहा है, जब तक बना रहा है सही है, फट गया ना तो आसपास के इलाकों को ले डूबेगा। सेम तरीके से लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लो। लाइसोसोम के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो उसका एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। तो अगर एसिड से कोई बच भी जाए तो वो किससे नहीं बच पाता है? ज़ॉम्बीज प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और उन ज़ॉम्बीज को क्या नाम देते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मेरा बच्चा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स खा जाएंगे, ज़ॉम्बीज हैं। सही है? तो ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 7th ऑर्गेनेली, एंड दैट इज सेंट्रियोल्स। एक चीज यहीं पर रख करके जाओ। 7th ऑर्गेनेली तो है अपना सेंट्रियोल, 7th ऑर्गेनेली तो है, लेकिन बेचारा केवल एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। इट इज नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल। तो ये भी पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इनसाइड द प्लांट सेल। तो कौन सा है? सेंट्रियोल आएगा उसमें ऑप्शन, तो क्लिक कर देना सेंट्रियोल लाइक दैट। गुड। कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के बाहर होता है। एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है। काम क्या है? काम, नाम तो ठीक है, काम क्या है? सेल डिवीजन करवाता है। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग करता है। जैसे कोई जो है आंदोलन छिड़ रहा है तो उसमें उसका एक लीडर होता है जो कि उस आंदोलन की शुरुआत करता है। तो वैसे ही सेंट्रियोल क्या करता है? कहां? देखो वापस से आओ, इधर आओ। सेंट्रियोल कहां होता है बेटा? एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में होता है? ना, बिल्कुल नहीं। एनिमल सेल में भी कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के बाहर होता है। बेटा क्या काम करता है? काम करता है मैडम जी, बहुत सिंपल सा, सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। गुड। ये हो गया 7th ऑर्गेनेली, एंड दैट इज सेंट्रियोल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 8th ऑर्गेनेली, दैट इज प्लास्टिड्स। अब देखो प्लास्टिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो मार्क। कर लिया मार्क? प्लास्टिड्स इज इंपॉर्टेंट, प्लास्टिड्स इज रियली इंपॉर्टेंट। कहां प्रेजेंट होता है प्लास्टिड? एनिमल सेल के अंदर होता है ना। देखो ये उल्टे हैं, ये विपरीत हैं। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बेटा,
भर लो दिमाग के अंदर, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. बट the second thing is this, that plastid एक और ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, बट इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. बन गई बात. अब पूछो मुझसे क्या करता है, हम काम तो बताओ. सो काम हम लोग बताएंगे, लेकिन काम बताने से पहले यहाँ पर काम नहीं लिखा हुआ है इसके लास्ट वाली स्लाइड, मतलब लास्ट वाले पोर्शन के अंदर, लास्ट वाले कॉलम के अंदर यहाँ पर लिखे हुए हैं टाइप्स, कि भैया प्लास्टिड्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं. अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, तो अपन लोग इसको थोड़ा सा जम के पढ़ लेते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इट एंड इन डिटेल, लिटिल डिटेल. सो देखो इधर आओ, प्लास्टिड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी. देखो सबसे पहले तो इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द क्वेश्चन इज देयर इन योर एग्जाम पेपर, देन वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा. दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द पार्ट, आई एम फोकसिंग ऑन द एक्सप्लेनेशन ज्यादा. गुड. तो देखो प्लास्टिड्स जो होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेयर इट इज प्रेजेंट, अकरेंस के बारे में बात कर लेते हैं. सो मेरे बच्चे, लाइक शकुनी सेड ना, लाइक शकुनी जी सेड, मेरे बच्चे, सो लाइक दैट, लाइट ऑन कर देना. सो अगर अकरेंस की बात करूं मैं, तो बेटा कहां प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल के अंदर होता है ना, इट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल्स ओनली. सही है. कितने तरीके के होते हैं? तो टाइप्स इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं. टाइप्स बेसिकली 3 तरीके के हमारे प्लास्टिड्स होते हैं. अब देखते जाना कितने तरीके के प्लास्टिड्स हैं? 3. नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 is CHROMO, क्रोमोप्लास्ट. क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है. एंड नंबर 3 इज ल्यूकोप्लास्ट. देखो वापस से आ जाओ, कितने तरीके के हैं यही याद करके जाओगे. कितने तरीके के हैं? 2 तो C है मैडम, 1 है L. 2 C है L, CCL. कौन कौन से CCL है? एक तो क्लोरोप्लास्ट है, दूसरा C है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है L ल्यूकोप्लास्ट. सही है. अब देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको हम लोगों ने गलत रंग से लिख दिया है एक्चुअल में, तो इसको हम लोग अपनी गलती को फिलहाल अभी थोड़ा सा वो कर देंगे, संभाल लेते हैं अपनी गलती को संभालेंगे. एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या सो देखना, इधर देखो, बस थोड़ा सा और. आई एम ऑल्सो टायर्ड, बट मैं अभी क्या बोल रही थी? वी हैव टू कीप आवर हेड डाउन, नीचे रखो, सर को नीचे रखो, एंड वर्क टुवर्ड्स योर गोल. सो वी विल डू द सेम थिंग, सेम चीज करेंगे. देखो इधर देखो, नंबर 1 जो है वो क्या है? दैट इज क्लोरोप्लास्ट. अब देखना, तुम लोगों को प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की नजर आती हैं. सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे. नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट. हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, इन लिटिल डिटेल, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है. तुम लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट होता है, प्लांट जो है उसकी पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं, और वो ग्रीन कलर की होती हैं इस वजह से प्लांट खाना भी बना पाता है, वरना तुम्हारी तरह हो जाता. ऐसे रंग का क्या फायदा जब तुम खाना ही नहीं बना पा रहे हो. तो थोड़ा सा ग्रीन कलर के होते तो खाना तो बना लेते. सो प्लांट जो होते हैं, चलो यहां से बताओ, प्लांट जो हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं? तुम लोग कहोगे मैडम जी क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है. प्लांट की जो लीफ होती है, पत्ती होती है, उनके अंदर एक स्पेसिफिक तरीके के सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं मीजोफिल सेल्स. फिर कहोगे मैडम जी ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ना, इन मीजोफिल सेल्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा हुआ होता है, और उस पिगमेंट को बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट. वन सेकेंड,
कम बैक, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। देखो लीफ जो होती है, लीफ के अंदर स्पेसिफिक तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल हैं, सही है। सेल है तो उनके अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, एक तरीके का प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है सेल का। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट। तो ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट, सही है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसको हम लोग दोबारा से एक बार, एक सेकेंड, इसको हम लोग दोबारा से एक बार रिवीजन में डाल लेते हैं, क्योंकि आप लोग वरना कंफ्यूज होकर के रह जाओगे। थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट मैंने बोल दिया था, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। वील टॉक अबाउट इट अगेन। क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा, जब आप लोग पत्ती को देखोगे तो जो पत्ती होती है, इस पत्ती के अंदर एक स्पेसिफिक तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या नाम बता रही थी मैं अभी, मीजोफिल सेल। देखो जब ये मीजोफिल सेल है तो एक मीजोफिल सेल ले ली। अब जब ये सेल है तो इस सेल के अंदर क्या है, ये क्या है सेल की, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड पार्ट, और बीच में क्या है, न्यूक्लियस, सही, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है। और इसी सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, एक प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पहला प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। तो ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर भरा हुआ होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, और उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल इट क्लोरोफिल, सही है। तो प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का क्यों नजर आता है, बिकॉज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ ऑफ द प्लांट, इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द प्लांट। इनसाइड द मीजोफिल सेल्स देयर इज अ ऑर्गेनेली जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। That's why जो प्लांट की लीव्स होती हैं they are green in color, गुड। अब तुम लोगों का प्रश्न होना चाहिए कि ये जो क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन होता है, देखो प्लांट जो है और हम जो है, हम और प्लांट के अंदर एक बड़ा डिफरेंस ये है बेटा, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। How they can synthesize their own food? Because they have this pigment, chlorophyll है उसके अंदर। अगर उसके अंदर वो क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए 4 चीजें चाहिए। अगर उन 4 चीजों में से एक भी चीज गायब हुई, क्या क्या 4 चीजें चाहिए, नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड नंबर 4 इज वाटर। नंबर 4 इज वाटर। अगर इन चारों में से कोई भी एक नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो क्लोरोफिल अगर नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं। यही मेजर डिफरेंस है हम लोग और प्लांट लोग, हम लोगों की सेल और प्लांट लोगों की सेल के अंदर, कि भैया प्लांट की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए 4 चीजें चाहिए, चारों की पूर्ति हो जाती है, देन दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। बट वी कांट सिंथेसाइज आवर ओन फूड बिकॉज हमारी सेल्स के अंदर तो प्लास्टिड ही नहीं होता कोई सा भी, ना ल्यूको, ना इलियो, ना अमाइलो, ना क्रोमो, ना क्लोरो। गुड, पहला समझ में आ गया। क्या फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का, लिख दोगे, दे हेल्प इन सिंथेसाइजिंग द फूड इन द प्लांट्स। दैट मीन्स दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसको एक नोट बना करके यहां पर लिख भी लो। ये फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, किसका फंक्शन, इसका क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। गुड, आगे की तरफ चलते हैं। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट, पूरे पेज को मैं इरेज करने जा रही हूं, सो टेक द एसेस, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की तरफ चलते हैं। ये दूसरा प्लास्टिड है, ये भी केवल कहां प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड प्लास्टिड। और क्या है सेकेंड प्लास्टिड का नाम, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। देखो मैंने रंगीन बना दिया है, वो मैंने ग्रीन बनाया था क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। क्रोमो का मतलब होता है कलर,
क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो बहुत सारे रंग देता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर अलग अलग रंग के पिगमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल येलो कलर, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज कलर, सही है। तो अब आप लोग सोच करके बताओ कि प्लांट कम्युनिटी के अंदर, प्लांट की सोसाइटी के अंदर रंग बिरंगे क्या बनते हैं? रंग बिरंगे बनते हैं फ्रूट्स, फल, सही है। कोई हो रहा है लाल रंग का एप्पल, कोई हो रहा है किसी और रंग का। क्यों हैं वो अलग अलग रंग के? क्योंकि उनके सेल्स, जितने भी हैं सेल्स, उन सारे सेल्स के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट है। कौन सा प्लास्टिड? क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट जो है उसके अंदर कैसे पिगमेंट प्रेजेंट है? कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट है। जैसा कलर का पिगमेंट होगा वैसा ही वो फल होता है, वैसे ही रंग का वो फल होगा। गुड, आ गया समझ में? सो वेयर इट इज प्रेजेंट, अकरेंस क्या होती है बेटा? अकरेंस होती है प्लांट सेल ओनली, लिख लोगे। अब आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है बेटा? दे प्रोवाइड द कलर्स टू द फ्रूट्स, दे प्रोवाइड द कलर्स टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। लिख लो इसको, रंग देते हैं। दे प्रोवाइड कलर्स to the flowers and fruits. फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को क्या देते हैं? दे प्रोवाइड द कलर्स। गुड, तीसरे की तरफ चलते हैं। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड वन। तीसरा प्लास्टिड कौन सा था? दैट वाज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ल्यूको का मतलब क्या होता है? कलरलेस। भैया इनके अंदर कोई रंग नहीं होता, और रंग नहीं होता तो रंग वाला इनका काम भी नहीं होता। काम क्या होगा इनका? ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज में। ये स्टोर होते हैं, जैसे आलू का स्टोर होता है, आलू स्टोर कराते हैं, राइट। कोई ग्रेन का स्टोर है, उसके अंदर ग्रेन्स स्टोर कराएंगे। सेम वे ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, प्लांट के अंदर जो सेल्स होती हैं जिनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट होंगे, अलग अलग तरीके के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो कि अलग अलग चीजों को स्टोर करते हैं। जैसे फैट को स्टोर करने का काम कौन सा ल्यूकोप्लास्ट करता है? इलियोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम कौन सा प्लास्ट करता है? कौन सा ल्यूकोप्लास्ट करता है बेटा? अमाइलोप्लास्ट। तो इसको भी यहां पर नोट बना करके इन सब के स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा पेपर में। मैं इसलिए फोकस कर रही हूं, फालतू का फोकस नहीं चल रहा है, ठीक है। सो इसको लिख लो आप लोग। अकरेंस क्या होती है? सेम, एनिमल के अंदर तो है ही नहीं, सो प्लांट सेल्स ओनली, प्लांट सेल के अंदर होते हैं। अगर मैं यहां पर फंक्शन की बात कर लूं, अगर मैं यहां पर फंक्शन की बात कर लूं तो क्या है? अभी मैं बता रही थी स्टोरेज का काम होता है। तो अलग अलग प्लांट्स के अंदर अमाइलोप्लास्ट होगा। अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा? स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टोर कार्ब्स, कार्ब्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है हमारा एक और तरीके का इलियोप्लास्ट, और इलियोप्लास्ट क्या करता है बेटा? स्टोर्स, क्या बता रही थी मैं अभी? फैट, फैट को स्टोर करता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैं वापस से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल मूव टू द प्रीवियस स्लाइड्स, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, देन विल मूव। ऑलराइट, चलूं? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4, 5. Okay, so now we'll move back. So plastids मैंने इंपॉर्टेंट करवाया है। प्लास्टिड्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है केवल। कौन कौन से तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। पता चल गया होगा? एक बार और रिवीजन में डाल लेते ताकि याद हो जाए। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और जहां भी क्लोरोफिल होगा वहां पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करवाएगा? फोटोसिंथेसिस। नंबर 2 है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल होता है, अलग अलग तरीके के रंग देता है, और रंग की जरूरत कहां होती है? फूलों में जरूरत होती है, फ्रूट्स में जरूरत होती है। सो क्रोमोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स, इन द फ्लावर्स। तीसरे तरीके का होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसका कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं होता है, तो रंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका काम है स्टोरेज से। स्टोरेज का मतलब होता है रखना किसी सामान को, तो स्टोर करना। तो जिन प्लांट्स के अंदर ये ल्यूकोप्लास्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? कार्बोहाइड्रेट को।
स्टार्च को। गुड। दूसरा होता है इलियोप्लास्ट, किसको स्टोर करेगा? इलियोप्लास्ट स्टोर करता है फैट को। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ विल टॉक अबाउट द अलग ऑर्गेनली, विल टॉक अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनली एंड दैट इज न्यूक्लियस मेरा बच्चा। और मैंने बताया था आप लोगों को कि जिस तरीके से आप लोगों की बॉडी के अंदर होता है आपका ब्रेन, जिस तरीके से कंप्यूटर के पास होता है क्या उसका CPU, उसी तरीके से किसी भी सेल के पास होता है, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के पास होता है, किसी भी प्लांट और एनिमल सेल के पास होता है न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होता है कहां प्रेजेंट होता है? बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। क्या काम करता है? 2-3 इंपॉर्टेंट काम करता है। नंबर 1 काम करता है ये, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यहीं से एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं। और क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस को क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट द ब्रेन ऑफ द सेल। लिख लो इसको नोट बना करके, वी आर कॉलिंग इट द ब्रेन ऑफ द सेल। एक और चीज, मैं वहां पर नोट बनवाना भूल गई हूं, वहां पर वापस से चलेंगे और नोट बनवाएंगे। और नोट बनवाने में जो लिखवाऊं वो अति इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। लेकिन न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, जस्ट लाइक द CPU, जस्ट लाइक द नर्वस सिस्टम और द ब्रेन। गुड। कहां प्रेजेंट होता है? प्लांट के अंदर भी होगा, एनिमल के अंदर भी होगा, क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं। क्या काम करता है? जितनी भी एक्टिविटी सेल के अंदर होती है उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मैं पहले आगे की तरफ मूव कर रही हूं। यहां पर एक नोट बना करके पहले पॉइंट लिखो, क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं भाई, छोड़ के नहीं जा सकते हैं। देखो यहां पर कभी कभार पूछ लेता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका एक दूसरा नाम भी होता है, भूल गई थी मैं लिखवाना। क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को? हम लोग किचन भी बोलते हैं। तो सेल की किचन कौन सी होती है? खाना कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। काहे को बनता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना? ये पूछ ले, क्योंकि उसके अंदर गैस होती है। जहां गैस होगी वहीं तो चूल्हा जलेगा, वहीं तो खाना बनेगा। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यह गैस चूल्हा, लिख लो गैस चूल्हा। चलो आगे। नाउ कम बैक मेरा बच्चा, कम बैक। नाउ अगला ऑर्गेनली है हमारा वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स जो होते हैं ये बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। जैसे तुम लोगों की क्लास में एक डस्टबिन रखा हुआ होता है, और क्लास में डस्टबिन का क्या काम होता है मेरा बेटा? क्लास में डस्टबिन का काम होता है कि वेस्ट मटेरियल को फेंक दो आकर के। तो वैक्यूल का भी यही काम होता है। या तो ये पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, या फिर ये सेल के अंदर होगा तो ये वेस्ट मटेरियल इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, या तो कचरा स्टोर किया जाता है या न्यूट्रिएंट्स स्टोर किए जाते हैं। सही है, तो वैक्यूल के अंदर या तो पानी या कचरा या न्यूट्रिएंट्स स्टोर किए जाते हैं। स्टोर का मतलब थोड़े टाइम तक रखे जाते हैं, जब तक सेल ये डिसाइड ना कर ले कि भैया आगे करना क्या है, कहां फेंकना है, कहां यूटिलाइज करना है। वैक्यूल कहां प्रेजेंट होते हैं? देखो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। सही है, तो एक लोहार की और 100 सुनार की, उस तरीके का हिसाब है। प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होगा वो एक होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा। लेकिन एनिमल सेल के अंदर अगर वैक्यूल प्रेजेंट होगा तो वो छुटकू सा होगा और बहुत सारे होंगे छोटे छोटे से। इसलिए मैं बोल रही थी कि एक लोहार की और 100 सुनार की। लोहार कौन है? प्लांट के अंदर जो वैक्यूल है, और सुनार कौन है? जो एनिमल के अंदर वैक्यूल है। गुड। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। अभी मैं बता रही हूं आपको, अगर सेल को ये लगता है कि भैया ज्यादा पानी भर गया है उसके अंदर, तो उसको कहां स्टोर कर देगा? वरना तो फट नहीं जाएगा। तो कहां स्टोर कर देता है? एक्सेस वाटर को स्टोर कर देता है वैक्यूल के अंदर, ताकि टर्जिडिटी मेंटेन की जा सके सेल की। गुड। दूसरा, ऑल्सो स्टोर पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं उनको भी स्टोर करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको डिसाइड करेगा, डेब्रिस होता है कि भैया कहां फेंकूं, उससे पहले कहां स्टोर कर देगा? वैक्यूल के अंदर। गुड। अगला है ऑर्गेनली हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ER। और नोट बना करके लिख लो, पूछ लेगा ER से। ER जो होता है बेटा, इसको ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। एक सामान को, एक प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स।
ऑफ द सेल मेरा बच्चा। ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स भी कहते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों यूकारियोटिक है। ठीक है, तो एक तो स्केलेटन सिस्टम होता है। ठीक है, तुम्हारा जो शरीर है वो नीचे गिर जाता अगर क्या नहीं होता, बोन्स नहीं होते, स्केलेटन मसल्स नहीं होते। तो अगर स्केलेटन नहीं होता ना हमारी बॉडी के अंदर, तो ये जो मसल्स है ये नीचे गिर जाती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारा स्केलेटन। सही है। तो उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को जैसा शेप है उसका वैसा शेप मेंटेन करके रखवाता है, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम की तरह काम करता है। दूसरा काम प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का भी होता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या क्या इफेक्ट होते हैं सेल के जब हम उनको अलग अलग सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन में रखते हैं। देखो यहां पर एक चीज समझ लो पहले, कि जो वाटर होता है या जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो हमेशा, वाटर ऑलवेज, इसको नोट करके लिख लो, वाटर जो होगा वो हमेशा कहां से कहां मूव करेगा? जहां वो ज्यादा प्रेजेंट है और जहां वो कम प्रेजेंट है उसकी तरफ। जैसे कोई तुमसे पैसे मांगने आया, तुम लोगों ने उसको पैसे निकाल करके दे दिए। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के पास थे। अगर नहीं होते तो तुम कहां से देते? तो हमेशा जो मूवमेंट होता है चीजों का वो कहां से कहां होता है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। गुड। तो यहां पर एक नोट बना करके पहले तो लिख लो एक पॉइंट, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है, कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर concentration to the region of lower concentration। ठीक है, इतना बात। अब देखो हम लोग लास्ट वाले से शुरू करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बना करके एक बीकर ले लिया, उसके अंदर सॉल्यूशन बना लिया और सॉल्यूशन को रख दिया। अब जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? कम। सही है। हाइपरटोनिक कम कॉन्सेंट्रेशन होगा पानी का। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहां होगा? हमने इस बीकर के अंदर जो सल्यूट लिया उसके अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। जो सॉल्यूशन लिया उसके अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब हमने क्या किया? इसके अंदर एक सेल डाला और सेल जो है उसके अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा बेटा? कहां से कहां? सेल के अंदर से उस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि बीकर के अंदर। तो धीरे धीरे सेल के अंदर से ज्यादा अमाउंट के वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकलना चालू कर देंगे। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मैडम बाहर ही निकलेंगे, एक भी अंदर नहीं आएगा? अंदर भी आएंगे, लेकिन जितने ज्यादा बाहर निकल रहे होंगे उसकी कंपैरिजन में बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल अंदर आएंगे। तो मान लो ये सेल है, इसके अंदर जो पानी था वो निकलता जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकलते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। तो अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं बेटा, तो क्या होगा? पानी कहां से कहां मूव करता है? हायर रीजन टू लोअर रीजन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है उसके अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम। सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। तो सेल के अंदर से ज्यादा पानी कहां मूव करता जाएगा? बाहर की तरफ, और जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक। तो यहां पर एक और नोट बनाओ कि जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल विल ऑलवेज श्रिंक हो जाएगा। गुड। दूसरा है हाइपोटोनिक। यहां पर बाहर जो सॉल्यूशन है बीकर के अंदर उसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हम लोगों ने सेल डाला और सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो बाहर बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है उससे पानी के मॉलिक्यूल्स कहां मूव करेंगे? सेल के अंदर मूव करेंगे, और देखते ही देखते जो सेल है वो एक गुब्बारा बन जाएगा और ऐसी भी नौबत आ जाती है फट जाएगा।
तो यहां पर सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है सेल से, तो पानी अंदर की तरफ मूव करेगा और अंदर की तरफ पानी भरता जाएगा, तो एक टाइम बाद जो सेल है वो फूट जाएगा, फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। आइसोटोनिक के अंदर क्या होगा, जितना सेल के अंदर पानी है उतना ही बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर पानी है, तो जितने मॉलिक्यूल्स अंदर सेल के आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स पानी के सेल के बाहर जाएंगे, इक्वल। तो यहां पर सेल के अंदर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिमाग करके रख लेना, भर लेना इसके अंदर। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब हम चलेंगे अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि आई एम एग्जॉस्टेड राइट नाउ एंड आई नो आप लोग भी एग्जॉस्ट फील कर रहे होंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वाला पोर्शन, ये है हमारा रिवीजन। जल्दी जल्दी मुझे आंसर करते जाओ कुछ देर में ही। सो नंबर 1 है, नेम द ऑर्गेनेली विच शो द एनालॉजी रिटन एज अंडर। कौन से जो मैंने आप लोगों को नाम बताए थे वो किस किस के साथ मैच हो रहे हैं, आप लोगों को ये बताना है। सो नंबर 1 है ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल। कौन सा होता है ट्रांसपोर्टिंग चैनल, किसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग चैनल? टेक योर टाइम एंड गिव मी आंसर्स। मैं आप लोगों को 5 सेकेंड दे रही हूं। नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या था आंसर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। वेल डन। तो पहले का आंसर है हमारा ER। अगले की तरफ बढ़ो। नंबर 2 क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस कौन सा होता है सेल का, किस ऑर्गेनेली को पावर हाउस बोलते हैं? सो आई एम गिविंग यू अगेन 2 more सेकेंड्स। तो लिखो अपने आंसर्स को कमेंट्स के अंदर। चलो 2 और ले लो, लिखो अपने आंसर्स को कमेंट्स के अंदर। क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है हमारा पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल। एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन्स को भेजना और पैकेजिंग करना, डिस्पैच करना उन प्रोटीन्स को, ये कौन करता है? गोल्जाई बॉडीज। ये बताया नहीं था, बता रही हूं इसलिए। क्या है ये? गोल्जाई बॉडीज। आगे वाला आप बताओगे मुझे। डाइजेस्टिव बैग कौन सा होता है या सुसाइडल बैग कौन सा होता है, किस ऑर्गेनेली को बोलते हैं? आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। आंसर्स को कॉमेंट्स में भरो, आंसर्स को कॉमेंट्स में भरो। थोड़ा सा और प्लीज, चलो भरो आगे भरो। सो डाइजेस्टिव बैग्स और सुसाइडल बैग्स कौन सा ऑर्गेनेली होता है? क्या लिख रहे हो आप लोग? लाइसोसोम या राइबोसोम? लाइसोसोम। आगे चलते हैं। स्टोरेज से कहां पर स्टोर किया जाता है, क्या चीज होती है स्टोर करने के लिए? लिखो। मैं आप लोगों को और 10 सेकेंड दे रही हूं ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुड। क्या है आंसर? वैक्यूल। गुड। किचन ऑफ द सेल कहां होती है, कौन सा होता है ऑर्गेनेली जिसको रसोई बोलते हैं? अगेन 5 सेकेंड्स। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। क्या आया है आंसर? पिनअप किए जाएंगे आप सभी लोगों के आंसर। सो किचन ऑफ द सेल होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। लास्ट वाला है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम मतलब कि ब्रेन कौन सा होता है सेल का? सो ब्रेन होता है। आंसर लिख दो अपने सारे बच्चे। और आप लोग अगर ज्यादा टाइम लग रहा है आंसर्स लिखने में तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बाद में लिख लेना, ठीक है? तो समझ में तो आ गया होगा, CPU नर्वस सिस्टम। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं, और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है, सो इसको भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी। और ये है हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा सा 5 मिनट का और काम कर लो, सो उसके बाद फ्री हो, भाग जाना, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। क्या डिफरेंस होते हैं? आएगा अगर पेपर के अंदर, आएगा अगर नहीं आएगा पेपर के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल वाला और प्लांट और एनिमल सेल वाला, तो प्रिपेयर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर एनिमल सेल है, इधर प्लांट सेल है। जल्दी से देख लेते हैं। साइज की बात करें तो एनिमल सेल जो होते हैं, यानी एनिमल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो दे आर कंपैरेटिवली लार्जर, बड़े होते हैं। नंबर 1 पॉइंट आ गया, यहीं पे याद कर लो। एनिमल सेल का यानी हमारे गुंजन मैम की बॉडी के अंदर जो सेल हैं या फिर आप लोगों की बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो सेल का साइज कैसा होगा? छोटा।
लेकिन प्लांट सेल का जो साइज होता है दैट इज बड़ा कंपैरेटिवली। गुड। नंबर 2, सेल वॉल का डिफरेंस। सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर? जल्दी से आंसर्स लिखो, यहां पर देखो मत, आंसर्स लिखो अपने। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, केवल क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे चलो, साइटोप्लाज्म की तरफ चलो। तो साइटोप्लाज्म, अगर हम एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म देखें तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या बताया था, ये बता चुकी हूं मैं कि अगर वैक्यूल देखोगे तो प्लांट सेल का वैक्यूल लोहाकार होता है, एक वैक्यूल होता है, बड़ा वैक्यूल होता है, वही लिखा हुआ है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं, नहीं भी होते हैं, सही है, तो वो सुनार है, सही है। उसके बाद वैक्यूल का डिफरेंस क्या है, बहुत सारे होते हैं लेकिन प्लांट सेल से छोटे होते हैं एनिमल सेल में। यहां पर एक वैक्यूल होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है और बहुत सारा न्यूट्रिएंट भी स्टोर करके रखता है। ये है हमारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, पेपर के लिए याद कर लो। अब इसका आंसर क्या बनाया तुम लोगों ने, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्या बनाया है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, सही है। तो यहीं पर अब हम लोग इसको पूर्ण विराम देते हैं एंड आप लोगों में से जो लोग एंड तक टिके हैं, वेरी वेल डन एंड थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अब आप लोग जो भी आपकी क्वेरीज रह गई हैं इस वाले चैप्टर के अंदर, उन सारी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन के अंदर डालो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। गुड, अगले वाले लेक्चर के अंदर मिलते हैं, बट टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जल्दी से वापस से मिलेंगे।